सो हेलो गाइस। तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के फोर्थ वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करके खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत। तो भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में जो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप हुई उसका खिताब जीत लिया। इसमें भारत ने 8 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता और 1 ब्रोंज जीता और इसके साथ भारत टॉप पे रहा है। सेकंड पे जापान है, थर्ड पे है मंगोलिया। आपको याद होगा अभी अप्रैल की बात है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था मंगोलिया की कैपिटल उलन बटर में। उसमें भारत अगर मेडल में बात करोगे पदक तालिका में तो 5वें स्थान पे रहा था। भारत ने टोटल 17 मेडल जीते थे जिसमें से 1 गोल्ड था। और वो 1 गोल्ड किसने जीता वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और उस चैंपियनशिप में टॉप पे जापान था 21 मेडल के साथ। आप जानते हो ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? साक्षी मलिक है। 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने मेडल जीता था। अच्छा देखो, अभी टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में टोटल हमारे पास 2 मेडल आए थे। वैसे तो टोटल 7 मेडल थे लेकिन कुश्ती में 2 मेडल थे। एक तो रवि दहिया लेकर के आए थे सिल्वर मेडल और एक बजरंग पूनिया लेकर के आए थे ब्रोंज मेडल। और अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे तो आंसर होगा केडी जाधव थे। कुश्ती में ही लेकर के आए थे वो ब्रोंज मेडल। ये बात है 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक की। और आप जानते ही ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज लेकर के आई थी वो, वेटलिफ्टर है वो, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा यहाँ से कि रेल मंत्रालय देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा रोमेलीधर। तो भारत की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं रोमेलीधर। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले मिताली राज ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और अब इन्होंने ले लिया है। अच्छा चलो, एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये हुए थे न्यूजीलैंड में। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसे हरा के? इंग्लैंड को हरा करके। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी जून 2022 में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम पहले स्थान पर रही? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो भारतीय महिला हॉकी टीम रॉटरडैम में FIH प्रो लीग में अमेरिका को हरा करके तीसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पे अर्जेंटीना है, दूसरे पे नीदरलैंड है। अच्छा, हॉकी से आपको याद आएगा अभी FIH हॉकी 5S का जो पहला खिताब है उसको भारत ने ही जीता है। किसको हराया था? पोलैंड को हराया था। ये हुआ था कहाँ पे? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और आपको याद होगा अभी ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप, इसको भारतीय रेलवे ने जीता आर्मी 11 को हरा के, जो कि भोपाल में हुआ था। और आप जानते ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था जर्मनी को हरा करके। वैसे हमारी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगुंगबाम, जो कि मणिपुर से हैं। और बताओ, पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। और आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और हमारे पुरुष हॉकी टीम के जो गोलकीपर है उनका नाम है PR श्रीजेश। इन्हें अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के कप्तान है बेन स्टोक्स। ये अब टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो अभी बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में टिम साउदी की गेंदबाजी पर 100वां छक्का मारा। वैसे इनसे पहले 2 खिलाड़ी रह चुके हैं, हमने कहा ना ये तीसरे बन गए हैं। तो इनसे पहले 2 खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने ये कारनामा किया? तो एक तो थे न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मुक्कुलम, उन्होंने 107 छक्के मारे। और दूसरे थे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने 100 छक्के मारे थे। और अब तीसरे ये बन गए हैं बेन स्टोक्स। आप जानते हो अभी IPL के इतिहास में 100 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? शिखर धवन।
और आपको याद होगा लीसा स्टालेकर का नाम, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है जो अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। दिनेश कार्तिक का नाम भी आपने सुना होगा, अभी T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय क्रिकेटर ये बन गए हैं। नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसने एक नया क्रिकेट फॉर्मेट जिसका नाम है द 60 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैरेबियन प्रीमियर लीग ने। तो अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग ने द 60 नाम से एक नया क्रिकेट फॉर्मेट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, हर टीम के पास 60 गेंदे होंगे, यानी कि 10 ओवर होंगे। एक गेंदबाज पारी में मैक्सिमम 2 ओवर ही कर सकता है और हर टीम के पास 10 की बजाय 6 विकेट होंगे। और इसमें जो बैटिंग टीम होगी उसको शुरुआत के 2 ओवर में 2 पावर प्ले मिलेंगे और इन 2 पावर प्ले में अगर टीम 2 छक्के लगा देती है तो वो तीसरा पावर प्ले ले सकती है 3 से लेके 9 ओवर के बीच में कहीं भी। इसके अलावा अगर टीम 45 मिनट के अंदर अपने 10 ओवर फेंकने में असफल रहती है तो आखिरी की 6 गेंदों के दौरान एक फील्डर मैदान से बाहर हो जाएगा। ये इसकी शर्तें हैं। और जो दिग्गज क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, उनको इस 60 गेंद वाली लीग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। तो ये आप ध्यान रखना। अभी आईपीएल तो आपने पढ़ ही लिया, 2022 में इसका 15वां एडिशन था जो कि कहां पे हुआ था? भारत में हुआ था। कौन हारा है? राजस्थान रॉयल। कौन जीता है? गुजरात टाइटंस, जो कि इस बार नई टीम बनी थी। और 2 कैप मिली है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। आपके लिए होमवर्क प्रश्न यही है, कौन सी कैप किसको मिली है? और ये तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के दोनों ये जो प्लेयर हैं ये राजस्थान रॉयल के हैं जिनको कैप मिली है। आप बताओ उनके नाम क्या हैं, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा रोनाल्डो सिंह। तो अभी साइकिलिस्ट हैं रोनाल्डो सिंह। और अभी नई दिल्ली में जो हुई थी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022, नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहां पे हुई थी, उसमें सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीत करके इन्होंने इतिहास रच दिया। ये एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में किसी भी भारतीय के द्वारा जीता गया पहला रजत पदक था। इसमें आपको बता दूं जापान जो है वो टॉप पे रहा है 27 मेडल के साथ, भारत 5वें स्थान पे रहा है। आपको याद है श्रेयस जी होसूर का नाम? आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे के पहले अधिकारी बने ये। और हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। और मुरली श्रीशंकर भारतीय लॉन्ग जंपर हैं ये, अभी 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीट में गोल्ड जीता था इन्होंने। अच्छा मुझे बताओ, पुरुषों का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है आपका थॉमस कप, उसको पहली बार किसने जीता? भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। और महिलाओं का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है यानी उबेर कप, उसको साउथ कोरिया ने जीत लिया अभी चाइना को हरा करके, लेकिन थॉमस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है बताओ? फुटबॉल से। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी हुई थी, उसको जीत लिया केरल ने। यह भी याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज को। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसे। तो वरिष्ठ राजनयिक है रुचिरा कंबोज, जो वर्तमान में तो भूटान में भारत की राजदूत हैं और अब इनको संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किनका स्थान लेंगी ये? टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। आप जानते हो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी कौन बनी थी? ए मणिमेखलाई। और आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी अभिलाषा बराक। और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। तो रुचिरा कंबोज का नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डीजे पांडियन को। आपको ये तो याद होगा ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसी बन गई है। और अब इसने डॉक्टर डीजे पांडियन को अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो अब इनका नाम भी आपको याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है?
शंघाई चाइना में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2014 में, 15 जुलाई 2014 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायेजो। आपको वैसे याद होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक में पिछले साल 4 नए मेंबर शामिल हुए थे। यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे, ये तीनों एक साथ जुड़े थे। और उसके बाद इजिप्ट, ये इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश है, आप ऐसा बोल सकते हो। और कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का है। अच्छा, 9वें नंबर से आपको याद आएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th नंबर का मेंबर कौन सा बना है? तो ईरान बना है, ये भी याद रख लो। अच्छा, गिफ्ट सिटी ये गुजरात में है। अगर आपसे पूछे अभी किस देश का MUFG बैंक ये गिफ्ट सिटी में अपनी ब्रांच खोलेगा, तो आंसर होगा जापान। बाकी देखो, मनरेगा लोकपाल बने थे अभी NJ ओझा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए डॉक्टर सुमन के बेरी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने डॉक्टर S राजू। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा रंजीत बजाज को। तो अभी उद्यमी रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चला रही है। आप जानते हो अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई प्रमुख कौन बनी थी? रंजना प्रकाश देसाई बनी थी। और रबाब फातिमा के बारे में आप जानते हो, ये यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है। वैसे ये कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, वैसे यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी कौन बनी है? TS तिरुमूर्ति की जगह रुचिरा कंबोज इनका नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, रुचिरा कंबोज, ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर बन गए। आप जानते हो अभी तक नीति आयोग के CEO कौन थे? अमिताभ कांत थे, लेकिन अभी 30 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो रिटायर्ड हो गए। तो अब नए CEO कौन बन गए, ये नाम याद रखना है, परमेश्वरन अय्यर बन गए। आपको बताए अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सुमन के बेरी बने थे। और नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम। अच्छा, नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष का नाम भी आपको याद होना चाहिए, उनका नाम था हरीश मेहता। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इनका नाम अभी न्यूज में था। इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। और एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? सुमंत सिन्हा बने हैं। देखो, नीति आयोग की बात करेंगे तो ये योजना आयोग की जगह पे लाया गया था 2015 में। तो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी जून 2022 में इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए चीफ कौन बन गए? तो आंसर होगा तपन कुमार डेका बन गए हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। अच्छा, तपन कुमार से आपको याद आना चाहिए तपन कुमार सिंघल का नाम। अभी बजाज आलियांज के जनरल इंश्योरेंस के MD CEO हैं ये। अभी इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया 5 साल के लिए। तो यहां पे हमने बात करी इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए चीफ की, तपन कुमार डेका। इसके अलावा जो रॉ के प्रमुख हैं, रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके जो प्रमुख है कौन? सामंत कुमार गोयल। उनका कार्यकाल भी अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आप बताओ अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर S राजू बने थे। और अगर मैं आपसे पूछूं BS राजू नाम याद है क्या आपको? तो आप कहोगे हाँ, ये अभी नए थल सेना उपाध्यक्ष बने थे। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी बनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के अध्यक्ष बने थे कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनकर गुप्ता को। तो केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी हैं दिनकर गुप्ता, इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। और आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है ये आतंकवाद को रोकने के लिए 2008 में हुई थी, जब बंबई बम धमाका हुआ था ना, उसके बाद। तो कौन बन गए? दिनकर गुप्ता बन गए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? जुल्फिकार हसन बने। सतीश पाई अभी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के ये नए अध्यक्ष बने थे। और मनरेगा लोकपाल बने हैं NJ ओझा। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस मुंदड़ा को। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? एस मुंदड़ा बन गए हैं। इन्होंने किनकी जगह ली है? विक्रमजीत सेन की। एस मुंदड़ा ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं। आप जानते हो अभी नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए? परमेश्वरन अय्यर बन गए। अब आप बताओ अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना डॉक्टर सुमन के बेरी बने थे। और तपन कुमार डेका ये अभी इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए चीफ बने। और भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई बनी है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ जून 2022 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा पी उदय कुमार। तो अभी पी उदय कुमार को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है ये पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के विकास को समर्थन, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। आपको बता अभी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए? सतीश चंद्र शर्मा बन गए। और विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। अभी एस.एल. थाउसेन ये सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं विपिन सांघी। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो बताओ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 जून को। हर साल 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। तो हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा मनाया जाता है। थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशियन डिकेड। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 जून को। तो याद रखना हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में मनाया जाता है। और बात करेंगे इस बार की थीम क्या है? तो म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। अच्छा देखो म्यूजिक की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे था? सितार वाद्य यंत्र से। अल्लाह रखा का संबंध था तबला से। उसी तरह से जाकिर खान का संबंध भी तबला से थे। पंडित भीमसेन जोशी ये किराना घराना से ताल्लुक रखते थे। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक थे। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जून को। हर साल 23 जून को ही मनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और क्यों मनाते हैं 23 जून को? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। थीम क्या है इसकी? एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अच्छा आप मुझे बताओ पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? ये 23 जून 1948 को मनाया गया था। वैसे आपको बता दूं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और 23 जून को हम यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाते हैं, जिसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19 एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वैसे इतनी बड़ी थीम याद रखनी नहीं है आपको, लेकिन बस मैंने एक बार बता दिया आपको। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। और वैसे लोक सेवा का जनक ये किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। और हमारे वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष का या उनकी उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो। अच्छा यूपीएससी की स्थापना ये किसकी सिफारिश पे होती है? लीग कमीशन की सिफारिश पे। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जून को। हर साल याद रखना वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करने के लिए 25 जून को ये नाविक दिवस यानी कि डे ऑफ सी फेयरर के रूप में मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे योर वोएज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। अच्छा नाविक रोग किस रोग को कहते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है अगर आपकी एग्जाम में साइंस आती है तो आंसर होगा स्कर्वी। इसमें क्या होता है? मसूड़ों में खून आता है। और ये किसके कारण से होता है? ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन सी किससे मिलेगा? खट्टे पदार्थों से।
और नाव की बात है तो एक नहर में आपसे पूछूंगा जो चर्चा में रही थी, स्वेज नहर। याद रखना ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी विश्व वर्षावन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जून को। तो हर साल 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है द टाइम इज नाउ और इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? दुनिया भर के वर्षा वनों को सम्मानित करना और लोगों को वनों की कटाई के जोखिमों के बारे में जागरूक करना। आपको पता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ भारत और नेपाल के लिए पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से रवाना किया गया? तो आंसर होगा सफदरगंज रेलवे स्टेशन। तो भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को अभी 21 जून 2022 को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और जो संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस ट्रेन को रवाना किया। अब ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली ये पहली पर्यटक ट्रेन है जिसका नाम है भारत गौरव। तो इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान रखना। तो ये सबसे पहले नेपाल के जनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली किसान रेल ये कहाँ से कहाँ चली थी? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल ये चली थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। और भारत की 100वीं किसान रेल ये पश्चिम बंगाल के शालीमार से शुरू हुई थी और महाराष्ट्र के संगोला तक चली थी। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। रेल मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे बोर्ड के अभी नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी बने। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ विनय कुमार सक्सेना ये अभी क्या बने थे? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? तो आंसर होगा स्कॉलजैंग रिगजिन। तो बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। इनका नाम है स्कॉलजैंग रिगजिन। ये लद्दाख के हैं और अभी उन्होंने नेपाल की जो ये अन्नपूर्णा और लहोत्से जो पर्वत चोटी है उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और इस तरह से उन्होंने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 2 शिखर जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। आपको पता है अभी बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी थी? तो आंसर होगा पियाली बसाक। और अगर मैं आपसे पूछूं केंटन कूल नाम सुना है आपने? तो आप कहोगे हाँ, ये ब्रिटिश पर्वतारोही हैं और अभी 16वीं बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर के सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही बन गए थे। और प्रियंका मोहिते अभी 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ, तो आंसर क्या होगा? हर्षवंती बिष्ट है। तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली ये कहाँ पे पकड़ी गई? तो आंसर होगा कंबोडिया में। तो याद रखना अब तक की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली ये है कंबोडिया में मिली है। कंबोडिया में मेकांग नदी है, वहां पर ये मिली है। ये एक स्टिंगरे मछली है जिसकी लंबाई है 13 फीट और वजन 300 किलो है। चलो मुझे बताओ अभी कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया था? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। और जानवरों के लिए भारत ने अभी अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर दिया है। उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स नाम है। अगर आपसे पूछे कि देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे खोला जाएगा, तो आंसर कर देना मेरठ में। और कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना था? इक्वेडोर बना था। अच्छा बताओ अभी सिक्किम ने किसे अपनी राज्य मछली घोषित किया था? केटली को। और केसर हिंद क्या है? ये एक तितली है। अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपनी राज्य तितली घोषित किया, तो आंसर होगा केसर हिंद को। अच्छा, भारत का जो पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन है फिश वाले, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? असम में। बाकी यहाँ पे तो बात कंबोडिया की थी ना। देखो कंबोडिया की कैपिटल होती है फ्नॉम पेन। कंबोडियन रियल यहाँ पे करेंसी होती है। और देखो कंबोडिया में ही आपको बता दूं अंकुर वाट का मंदिर मिलेगा जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। अब यहाँ से आप 2-3 स्टैटिक प्रश्न और निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ताजे पानी की झील,
तो प्रश्न आएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा सुपीरियर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा वोल्गोलू। ये किस देश में है? तुर्की में। तुर्की का नाम बदल गया ना, तुर्की ये हो गया। और वैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी जून 2022 से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पन बिजली यानी कि हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन जाएगा? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो याद रखना, जून 2022 से दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। और आप जानते हो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। तो अभी इसे हाइड्रो से और सोलर से जो एनर्जी मिल रही है, तो आप कह सकते हो 6% तो ऑन साइट सोलर एनर्जी प्लांट से इसको एनर्जी मिल रही है और 94% जो एनर्जी है वो हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है। आपको याद है भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने का फैसला किया था। अच्छा बताओ, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बात है 2015 की। अभी आपको याद है 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना था। और उसी अवार्ड्स में कतर का जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। और अभी आपको बता दूं, मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला पहला हवाई अड्डा बना। हाइब्रिड में कौन कौन सी एनर्जी आ गई? विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ जून 2022 में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी जीवाणु की खोज कहां पे की? तो आंसर होगा कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में। तो अभी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की है, जिसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यानी कि नेकेड आई आंखों से देख सकते हो आप, किसी माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये ज्यादातर पहचाने जा चुके जीवाणुओं से 5000 गुना बड़ा है। अभी ये बैक्टीरिया कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में मिला है और इसका नाम क्या दिया गया? टी मैग्निफिका यानी कि थियोमार्गरेटा मैग्निफिका। और इसका आकार जो है, मतलब इसका जो साइज जो है हमारे आंख की पलक का जो एक बाल होता है ना उसके बराबर है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एक डच वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अच्छा बताओ अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है एयू बैंक लिट यानी कि लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड। इसमें कार्ड होल्डर को अपनी सुविधा के हिसाब से फीचर चुनने की आज़ादी मिलती है। मतलब इस एक कार्ड को रखने से आपको कई अलग अलग कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कई सारे फीचर इस एक ही कार्ड में मिल जाएंगे। और इस कार्ड को ट्रैक करने और खर्च आदि पर निगरानी रखने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है लिट क्रेडिट कार्ड एयू 0101 एप्लीकेशन। देखो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, स्थापना होती है 1996 में। जयपुर में हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर कौन है? संजय अग्रवाल हैं, जो वर्तमान में इसके एमडी सीईओ भी हैं। आप जानते हो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने भी बच्चों के लिए एंजॉय नई नाम से सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने थे अभी अंशुल स्वामी। अच्छा, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक प्यारा क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली में ये पहले एक कोऑपरेटिव बैंक था, फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक। तो प्रश्न यहीं से बनेगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला पहला सहकारी बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है सहारनपुर यूपी। अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी याद आएगा, महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट इसने शुरू किया था गरिमा नाम से। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी किस बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने भारत और विदेशों में
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। मतलब कोई भी स्टूडेंट बाहर पढ़ना चाहता है विदेशों में तो उसे फाइनेंशियल मदद करने के लिए है ये। आप जानते हो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी थी? ए मणिमेखलाई। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने थे अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के बने थे सोमा शंकर प्रसाद। आईसीआईसीआई बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन होता है हम है ना ख्याल आपका। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में किस बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया यानी कि VCIP के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक। क्या मतलब हो गया? VCIP को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो अभी कर्नाटक बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा को शुरू किया। तो इस सर्विस के थ्रू कस्टमर ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से एक सेविंग अकाउंट खोल सकेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार जहां से वो चाहें उस स्थान से वीडियो कॉल के माध्यम से KYC पूरा कर सकेंगे। कर्नाटक बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु कर्नाटक में और इसके CEO हैं महाबलेश्वर MS। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, जून 2022 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा वियना। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना जो शहर है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, उसे दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य अच्छा शहर घोषित किया गया। वियना, याद रखना ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ये 2021 में 12वें स्थान पे था और अब आप देखो टॉप पे आ गया। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी याद रखना। तो फर्स्ट पे वियना, सेकंड पे कोपेनहेगन डेनमार्क और थर्ड पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। भारत में बात करोगे तो दिल्ली 112वें स्थान पर है 140 में से और मुंबई 117 नंबर पे है। आपको बता दूं टॉप 10 में यूरोप के 6 शहर हैं। वहीं इस लिस्ट में लास्ट पे है यानी कि सबसे कम रहने योग्य शहर किसे बताया गया? सीरिया की कैपिटल दमिश्क को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे। यहीं पे आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, वैसे तो आगे हम ये करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, लेकिन डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा अभी ओपेक के जो महासचिव थे उनका निधन हो गया। नाम बताइए उनका। अगर डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप पढ़ते होंगे तो नाम आपको आना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ इनकी क्विज भी सॉल्व किया कीजिए। टेस्ट आपके लिए बना देता हूँ तो उसका फायदा उठाया कीजिए। क्विज सॉल्व करोगे, पढ़ना एक अलग चीज़ है और रिवीजन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। पढ़ता तो हर स्टूडेंट है, जिसने भी फॉर्म भरा है वो पढ़ेगा ही सही, लेकिन रिवीजन आप कितना करते हो ये निर्भर करता है आपके ऊपर। तो इन सभी क्वेश्चंस का भी क्विज बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है। क्विज भी मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां जाकर के वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर लगाना। और ऐसा नहीं है ये वीडियो देख लिया अभी टेस्ट लगा लिया बस काम हो गया, नहीं। आपको बार बार, जैसे अभी टेस्ट लगा लिया, फिर 2-5 दिन बाद जैसे ही आपको थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वापस से इसी क्विज का टेस्ट लगाओ। चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। 2-5-10 दिन में आपको सेम क्विज लगाती रहनी पड़ेंगी ताकि चीज़ें आप भूलो ना। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जून 2022 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 104। तो अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है वो 104 पोजीशन पे आ गई है। इसमें टॉप पर ब्राजील की टीम है, सेकंड पे बेल्जियम है और तीसरे पे है अर्जेंटीना। वहीं अगर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की बात करेंगे तो वो 56 स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पे US की टीम है और दूसरे पे स्विट्जरलैंड की टीम है। देखो, फीफा की बात आती है तो 2 पॉइंट याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। स्थापना होती है 1904 में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, जून 2022 में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 4थे स्थान पे।
तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पिछले साल यानी कि 2021 में भारत में 75 टन सोना रिसाइकल हुआ था और इस मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी यहाँ सिर्फ 8% ही घरेलू सोने की रिसाइकलिंग होती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सबसे ज्यादा जो सोना रिसाइकल हुआ है वो चाइना में हुआ है। कितना? 168 टन। इसीलिए ये इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। इसके बाद इटली में 80 टन हुआ और इसके बाद तीसरे स्थान पर है अमेरिका, वहां पे 78 टन रिसाइकल हुआ सोना। फिर चौथे स्थान पे भारत आ ही गया 75 टन रिसाइकलिंग के साथ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करते हैं। हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके सीईओ डेविड टेंट हैं बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा असम। तो असम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। और इसी के साथ ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, ये सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है। अब मैंने यहाँ पे 36वां राज्य बोल दिया, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि राज्य तो 28 ही हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि असम के जुड़ने के साथ ही अब पूरे देश में ये लागू हो चुका है। आपको बता दूं, सबसे पहले ये 4 राज्यों में शुरू हुआ था, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और सबसे आखिरी में आप कहोगे असम में। उद्देश्य क्या है? जो भी लाभार्थी हैं जिनके पास भी राशन कार्ड है, तो वो पूरे देश में कहीं से भी, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हो, लेकिन वो भारत में कहीं से भी किसी भी राज्य में राशन कार्ड दिखा करके जो भी उनको राशन मिलता है वो आसानी से ले पाएंगे। देखो, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और आपको बता दूं, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में ही आपको एक मंदिर मिलेगा, कामाख्या देवी का मंदिर, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये भी आपको मिलेगा असम में, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये असम का 7वां नेशनल पार्क है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा असम में ही। ध्यान रखना, ये सब बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप को शुरू किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने 1 जुलाई 2022 से राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया, जिसका नाम है मेडिसेप। तो इस योजना में हर साल 3 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सहायता दी जाएगी और 2022 से लेकर 2024 की पॉलिसी अवधि के लिए वार्षिक जो प्रीमियम होगा वो 4,800 रुपये और उस पर 18% जीएसटी देना होगा। इसके लिए 500 रुपये का मासिक प्रीमियम काट लिया जाएगा। आपको याद है, अभी सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान। उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। और अभी याद रखना, उसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया। और बताओ मुझे, गोपबंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये किसने शुरू की थी? पत्रकारों के लिए थी ये, उड़ीसा ने। और आप जानते ही हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 में। और कहाँ से? रांची, झारखंड से। इसमें क्या होता है? 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और अभी यहां से भी एक प्रश्न बना है, इस योजना में 100% परियोजना को शामिल करने वाला अभी पहला जिला कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अष्टांग योग नाम की बुक को अभी किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर सोनू फोगाट ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अभी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डॉक्टर सोनू फोगाट की ये जो नई बुक है अष्टांग योग, इसको लॉन्च किया। तो आपको बुक का नाम याद रखना है और उसके लेखक का नाम याद रखना है। साथ में आप ये बताओ, अभी जो हमने योग दिवस मनाया 21 जून को मनाते हैं, उसकी थीम क्या रही? बाकी आप जानते हो, भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस बुक को भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। इसको लिखा है राम बहादुर ने। और गौतम अडानी जो बिजनेसमैन है, उनकी जीवनी बायोग्राफी है गौतम अडानी द मैन हू चेंज्ड इंडिया, इसको लिखा है RN भास्कर ने। और भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है
जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको अभी लॉन्च किया गया था। इसको लिखा किसने है? विनीत कार्निक ने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? तो आंसर होगा लीसा स्टालेकर। तो महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं लीसा स्टालेकर। यह भी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखना। आपको याद है केतांजी ब्राउन जैक्सन अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी ये। और अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेलो। अभी यूनिसेफ की नई हेड कौन बनी है? कैथरीन ओलिवियर बनी है। ये नाम भी चर्चा में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जून 2022 में किस देश के खुअसकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो आंसर होगा मंगोलिया। तो मंगोलिया के खुअसकुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये जो खुअसकुल झील है ये रशिया सीमा के पास में उत्तरी मंगोलिया के खुअसकुल प्रांत में स्थित है, जिसमें मंगोलिया का लगभग 70% ताजा पानी, या यूं कह दे दुनिया के कुल ताजे पानी का 0.4% हिस्सा यहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, आपको पता है यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे उजाले। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ हिल में पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया। आपको बता दूं, इस राजसी महाकाली मंदिर का गर्भगृह सोने से बना हुआ है। ये इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी मोदी जी ने ही कहाँ पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा पुणे में। और आपको याद होगा, अभी संस्कृति मंत्रालय ने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की थी? टेम्पल 360 डिग्री। अच्छा, उमिया माता मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात के जूनागढ़ में। और रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर बोलते हो, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। अभी ये हमारी 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। और 40वें नंबर की कौन सी है? धोलावीरा, जो कि है गुजरात में ही। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने अभी 21 जून को, जिस दिन हम विश्व संगीत दिवस मनाते हैं, उसी दिन नई दिल्ली में अनसुने कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले उत्सव ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया। तो संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया है। इसमें क्या होता है, आपने देखे होंगे सड़क के किनारे या बसों में या ट्रेन वगैरह में कुछ लोग होते हैं जो गाने गाते हैं, या उनके पास बिल्कुल ही अजीब तरह के वाद्य यंत्र होते हैं जो आपने बहुत कम देखे होंगे या पहली बार देखे होंगे। तो उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया, वो यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो ये है ज्योतिर्गमय उत्सव। आपको याद है भी व्हाट्सएप ने SBM साथी उत्सव लॉन्च किया था स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। चलो बताओ, डोल जात्रा उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया था? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में किस राज्य की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा की मो बस सेवा को उन 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया गया है जिन्हें दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में उनकी भूमिका और प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा, भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है उड़ीसा ने। और अभी जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हुई थी भोपाल में, उसको उड़ीसा ने जीता है कर्नाटक को हरा करके। और देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने सूर्या नूतन नाम से एक इंडोर सोलर कुकटॉप लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने घर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला सोलर कुकटॉप लॉन्च किया है।
और इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फरीदाबाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसने बनाया है। इसकी खास बात क्या है, इस सोलर कुकर को आपको धूप में नहीं रखना पड़ेगा, आप रसोई में ही इसमें खाना बना पाएंगे। मतलब ये हाइब्रिड मोड पे काम करता है। इसमें जो सोलर प्लेट होती है वो छत पे लगी होती है और आप आराम से छाया में रसोई के अंदर खाना बना लो। वो जो सोलर प्लेट है वो बैटरी को भी चार्ज करेगी, तो जब रात में जब सूरज नहीं उगता है तब भी आप खाना बना पाओगे उस बैटरी की मदद से। तो इसका नाम याद रखना, सूर्या नूतन। और किसने बनाया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना होती है 1959 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। कितने का आएगा थोड़ा सा महंगा। जो इसका बेस मॉडल है जिसमें बैटरी नहीं आएगी, केवल दिन में ही खाना बना पाओगे, तो वो 12,000 रुपये का आएगा। और जो इसका टॉप मॉडल है जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, दिन में बनाओ रात में बनाओ, वो 23,000 रुपये का आ रहा है। अच्छा, HPCL के अभी नए CMD बने थे, उनका नाम बता सकते हो? पुष्प कुमार जोशी है। और अभी HPCL ने नॉन फ्यूल खुदरा स्टोर भी लॉन्च किया था, रिटेल स्टोर। उसका नाम क्या रखा था? हैप्पी शॉप। और अभी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, जून 2022 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के लिए एक महिला के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया। अदालत ने रिपब्लिकन समर्थित मिसिसिपी कानून को अपनाया है जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है। अदालत ने यह भी कहा कि अलग अलग राज्य अब गर्भपात की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो ये बात है, ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अभी कहा मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बेल्जियम में। तो हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अभी उन्होंने यूरोपीय लोगों के बीच में आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों का मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। आपको इसी तरह से याद होना चाहिए, अभी एपिडा ने भी बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया था आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। एपिडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो भी याद रखना। और ये भी। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आपको तो पता ही है 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। और भारत में कहाँ पे होगी इनकी बैठक? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में। तो G20 में किसी भी देश का जो प्रतिनिधि होगा उसे शेरपा कहा जाता है। तो भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था पीयूष गोयल को। G20 की बात करेंगे तो एक पॉइंट तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। 2021 में इटली ने की थी। 2023 में भारत करेगा। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। इसके अलावा याद रखना, अभी भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं? 27 देश। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में, यूरोपियन यूनियन का। चलो मुझे बताओ, अभी 2022 में बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका के कोलंबो में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। और ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? चाइना के पास। अभी 14th नंबर की समिट हुई थी इसकी चाइना में ही। अभी G7 की अध्यक्षता 2022 में जर्मनी के पास है, यहीं पे इसकी अध्यक्षता हुई थी, अभी आपको याद होगा। और क्वाड देशों की 2022 में जो 4th नंबर की मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी? टोक्यो, जापान में। अगले साल 5th नंबर की मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ जून के 4th वाले वीक का पहला वाला पार्ट आपका खत्म हो गया है। इनका क्विज बना के अपलोड कर दिया गया है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF आपको मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।